हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया सहरावत एंड वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल सहरावत क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही है। सो इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टार्टेड अ क्वेश्चन पेपर दैट इज़ KVS PGT बायोलॉजी 2018। 2018 का हमने PGT बायोलॉजी का KVS का क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं हम, और इसी सीरीज़ में इस वीडियो में भी हम कंटिन्यू करेंगे इसी क्वेश्चन पेपर को। So in the previous video we have completed question number 109 तक हम complete कर चुके थे इसको। Now question number 110 is the shared terminal duct of reproductive and urinary system in human male is। क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा कि जो रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी सिस्टम दोनों की शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ह्यूमन मेल में क्या होती है। ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है? यूरिथ्रा, यूरिटर, वास डिफरेंस और वासा इफेरेंसिया। अब 12th NCERT में जाइए आप, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो डायग्राम है वहीं से क्वेश्चन बहुत आसानी से हमारा सोल्व हो रहा है। क्या कहा है इन्होंने कि रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी सिस्टम दोनों मेल के किस डक्ट में ओपन होते हैं, या क्या उनकी लास्ट डक्ट होती है जिसमें वो दोनों खुलते हैं। तो यहाँ पर हमारा यूरिनरी ब्लैडर है और ये हमारी टेस्टीज़ है, और टेस्टीज़ के यहाँ रेटी टेस्टीज़ है, वासा इफेरेंसिया है, एपिडिडाइमिस है एंड देन वास डिफरेंस है। सो वासा इफेरेंसिया, वास डिफरेंस ये किसके पार्ट है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं। यहाँ से फिर ये वास डिफरेंस जाके खुलती हैं एक डक्ट में। पहले इजैकुलेटरी डक्ट होती है एंड देन एक लॉन्ग डक्ट है जिसको बोलते हैं यूरिथ्रा। सो ये वास डिफरेंस जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डक्ट हो गई। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हमारा जाके किस में खुल रहा है? यूरिथ्रा में। और जो यूरिनरी ब्लैडर है, इससे निकलने वाली यूरिटर, वो भी किस में खुल रही है? इस यूरिथ्रा में। मींस यूरिनरी ब्लैडर की भी ओपनिंग किस में हो रही है? यूरिथ्रा में। और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की है, टेस्टिज से जो डक्ट आ रही है वास डिफरेंस, वो भी किस में खुल रही है? यूरिथ्रा में। सो यूरिथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म एंड यूरिन। ह्यूमन मेल में यूरिथ्रा वो डक्ट है जो कॉमन पैसेज होती है किस किस के लिए? स्पर्म के लिए भी और यूरिन के लिए भी। सो करेक्ट आंसर विल बी यूरिथ्रा। यहाँ आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, द साइट ऑफ वाटर ऑक्सीडेशन एंड सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन इन फोटोसिंथेसिस लाइज इन। क्वेश्चन में क्या पूछा है? फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है एंड दिस इज ऑल्सो एन ईजी क्वेश्चन। 11th NCERT से आपका ये सोल्व हो जाएगा। वाटर ऑक्सीडेशन या कहिए वाटर का फोटोलिसिस जो होता है, वाटर का स्प्लिटिंग जो होती है, वाटर स्प्लिट होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। ऑक्सीजन रिलीज होगी और हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। सो फोटोसिंथेसिस की ये प्रोसेस होती कहाँ है? वाटर का जो फोटोलिसिस होता है बच्चों, वो फोटो सिस्टम सेकेंड पर होता है। फोटो सिस्टम सेकेंड में होता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड, दो सिस्टम चलते हैं ना यहाँ फोटोसिंथेसिस में। तो ये फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों ही किस में होते हैं? ये दोनों होते हैं ग्रेना वाले पार्ट में। हमारा जो क्लोरोप्लास्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। क्लोरोप्लास्ट हमारा 2 पार्ट में डिवाइड है। जो ये सारा मैट्रिक्स वाला पार्ट है इसको स्ट्रोमा बोलते हैं, और इसमें ये वाला जो पार्ट है ये ग्रेना है। और ग्रेना में भी आप देखोगे तो कॉइन्स के जैसी स्ट्रक्चर होती हैं जो स्टैक ओवर वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर ऐसे चट्टा सा बना लेती हैं कॉइन्स की तरह। उनको थाइलेकोइड बोलते हैं। These are thylakoid and this is stroma। एंड ऐसे बहुत सारे क्या हैं? ग्रेना हैं जो आपस में कनेक्टेड भी हैं स्ट्रोमा लैमेला से। यहाँ पर स्ट्रोमा लैमेला है ये, और दिस पार्ट इज़ नोन एज, अच्छा ये यहाँ तक ये वाला पोर्शन क्या हो गया? स्ट्रोमा, और ये क्या हो गया हमारा? ग्रेना या ग्रेनम। सो ग्रेना की यूनिट क्या है? ये थाइलेकोइड है, और थाइलेकोइड पर फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों चल रहे हैं। सो फोटो सिस्टम सेकंड में ये हो रहा है, इट मीन्स ये भी फोटोलिसिस जो है ये कहाँ हो रहा है? ग्रेना वाले पार्ट में। और ग्रेना के भी किस पार्ट में? थाइलेकोइड कहेंगे हम। थाइलेकोइड के भी इनर स्पेस या फिर ल्यूमेन में ये प्रोसेस होती है वाटर के ऑक्सीडेशन की। सो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट देखिए बेटा, ट्रांसमिसिबल स्पोंजिफॉर्म एनसेफेलोपैथी इज़ अ न्यूरोडिजेनरेटिव कंडीशन कोज्ड ड्यू टू आ। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन हमारा किससे रिलेटेड है? वायरॉइड, वायरस, माइकोप्लाज्मा या प्रियोन्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। और हम वायरस, वायरॉइड और माइकोप्लाज्मा, प्रियोन, इन सब का क्लासिफिकेशन में 11th NCERT में पढ़ते हैं इनके बारे में। तो पूछा क्या है? ट्रांसमिसिबल स्पोंजिफॉर्म एनसेफेलोपैथी एक न्यूरोडिजेनरेटिव कंडीशन है। जहाँ कहीं भी वायरस, वायरॉइड और प्रियोन्स की बात आए और न्यूरोडिजेनरेटिव बात आ जाए, चाहे किसी ह्यूमन में पूछे या किसी में भी,
न्यूरो डिजनरेटिव मीन्स ब्रेन को डैमेज करने वाली चीज़, तो वहाँ आपका आंख बंद करके आपको आंसर लगा देना है प्रियॉन्स, क्योंकि ये एक तरह की एबनॉर्मल या मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, इन्फेक्टिव एजेंट का काम करते हैं, जो इन्फेक्शन करते हैं, और इन्फेक्शन भी कहाँ करते हैं, ब्रेन में, कॉज ब्रेन डैमेज एंड ट्रांसमिटेड हो सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, और ह्यूमन में भी करेंगे, और काव वगैरह या हम कह सकते हैं कैटल में भी करते हैं। क्या करते हैं, एनिमल ह्यूमन सबको इफेक्ट करते हैं। और स्पॉन्जी फॉर्म का मतलब यहाँ पर क्या है, ट्रांसमिसिबल, ट्रांसमिट होने वाली, और स्पॉन्जी फॉर्म का मीनिंग होता है ब्रेन की अपीयरेंस उस डिसीज्ड एनिमल की या ह्यूमन की स्पंज के जैसी हो जाती है, इसलिए ये टर्म स्पॉन्जी फॉर्म यूज़ हो रही है यहाँ पर। और ये अगर ह्यूमन में हो रही है तो कैसी डिसीज होंगी, क्रूजफेल्ड जैकब डिसीज, CJD, क्रूजफेल्ड जैकब डिसीज, या फिर फेटल फैमिलियल इंसोम्निया, या फिर कुरू। और अगर काऊ में आपको देखने को मिल रही है तो उसको बोलते हैं बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसिफेलोपैथी, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसिफेलोपैथी, BSE। सो कैटल में भी हो सकती है, ह्यूमन में भी हो सकती है, करेंगी दोनों में क्या, ब्रेन को डैमेज करेंगी, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, न्यूरो डिजनरेटिव कंडीशन भी हम बोल सकते हैं। और कौन रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए, प्रियॉन रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉन्ग पीरियड ऑफ एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, दिस इज ऑल्सो सोल्व बाय 12th NCERT बायोलॉजी। वहाँ पर आप देखोगे इकोलॉजी वाली यूनिट में, तो आपको दो तरह के, किसी भी पॉपुलेशन में दो तरह के ग्रोथ मॉडल देखने को मिलते हैं, एक लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल और दूसरे एक्सपोनेंशियल। लॉजिस्टिक किसको बोलते हैं बेटा, ये रियलिस्टिक होते हैं, और एक्सपोनेंशियल क्या होते हैं, आइडियल होते हैं। होता क्या है, किसी भी पॉपुलेशन का साइज किस तरह से इंक्रीज होता है टाइम के साथ, पॉपुलेशन साइज अगर इस तरह से बढ़ रहा है, जे शेप्ड कर्व आ रहा है अगर हमारा, तो उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। और अगर वो इस तरह से बढ़ रहा है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व होता है सिग्मोइड कर्व। लॉजिस्टिक कैसा होता है, सिग्मोइड कर्व होता है, एंड एक्सपोनेंशियल कैसा होता है, एक्सपोनेंशियल होता है जे शेप कर्व। दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा, ये आइडियल है और ये रियलिस्टिक है। इन्होंने पूछा है कि एक्सपोनेंशियल इंक्रीज मतलब बहुत तेज़ी से इंक्रीज होना किसमें, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल में, तो वो कब पॉसिबल है, आर नॉट कॉमन इन रियल वर्ल्ड, आर कॉमनली फाउंड इन रियल वर्ल्ड, अलाउज लाइफ टू कंटिन्यू ऑन द अर्थ, इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सेम एनवायरमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। एक्सपोनेंशियल मतलब बहुत तेज़ी से ग्रोथ, नॉट कॉमन इन रियल वर्ल्ड, बिकॉज रिसोर्सेज जो होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। किसी भी पॉपुलेशन के लिए रिसोर्सेज किसी भी एनवायरमेंट में लिमिटेड होती हैं, जब तक रिसोर्सेज रहेंगी तब तक पॉपुलेशन ग्रोथ तेज़ी से होगा। बट एक टाइम के बाद क्या आ जाता है, रिसोर्सेज कम होने, रिसोर्सेज के लिए आपस में क्या होगा, ऑर्गेनिज्म में कंपटीशन होगा, और compete करेंगे तो एलिमिनेट करेंगे एक दूसरे को। तो पहले क्या होता है, लैग फेज आती है, फिर लोग या एक्सपोनेंशियल फेज आती है रियल में, रियलिस्टिक में ये होता है, लॉजिस्टिक में। और फिर एक कैरिंग कैपेसिटी पे जब लिमिट पहुंच जाती है, कैरिंग कैपेसिटी का क्या मीनिंग है कि इसके बाद ग्रोथ, इसके बाद रिसोर्सेज इतने हैं कि इससे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, तो कैरिंग कैपेसिटी आने पर वो स्टेशनरी हो जाएगी ग्रोथ कर्व। तो इस तरह से ये रियलिस्टिक ये होता है, बट ये क्या है, इसके अकॉर्डिंग तो रिसोर्सेज मिलते जा रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ होती जा रही है, तो दिस इज़ नॉट कॉमन इन रियल वर्ल्ड, ये आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स एन एपिटोप, इनमें से कौन सा करेक्टली एपिटोप को एक्सप्लेन करता है। एपिटोप क्या है बेटा, हम बाकी सारी चीज़ें तो जानते हैं, बट एपिटोप या पैराटोप जो है जब हम डिटेल में पढ़ेंगे एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में, तभी हमें इनके बारे में मालूम होगा। अगर 12th बेसिस की बात करें तो वहाँ सिर्फ इतना दिया हुआ है हमें कि हमारे पास एक इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम मीन्स हमारी बॉडी के पास एक ऐसा सिस्टम है जो हमें डिसीज या कोई आउटर जो भी एजेंट्स हैं जो हमें हार्म कर सकते हैं, या बाहरी कोई भी चीज़ है उससे हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है हमारा इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम में दो चीज़ें हम पढ़ते हैं, एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। एंटीजन क्या चीज़ है बेटा, वो आउटर एजेंट या वो आउटर प्रोटीन जो बॉडी में जाके कुछ इन्फेक्शन कर रही है या कुछ भी हमें हार्म कर रही है, बाहर से जो भी जा रहा है वो क्या है, एंटीजन है। और उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी जो प्रोड्यूस करती है उसको क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी बोलते हैं। एंटीबॉडी एंटीजन दोनों प्रोटीन है। एंटीजन वो प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में बाहर से कोई पैथोजन जा रहा है और वो हमें इन्फेक्शन कोज कर रहा है, तो जो प्रोटीन वो हमारी बॉडी में बना रहा है, बाहर से जाने वाला जो पैथोजन है वो जो प्रोटीन बनाता है दैट इज़ एंटीजन। और हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट, हमारा इम्यून सिस्टम जो उसके अगेंस्ट प्रोटीन बनाता है दैट इज़ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन जिनको हम आईजी से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपने बहुत सारे नाम सुने भी होंगे, IgE, IgA, IgG, IgM ऐसे करके। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा, क्वेश्चन पे आते हैं। एपिटोप के बारे में पूछा है, एपिटोप को कौन इनमें से एक्सप्लेन कर रहा है।
एंटीबॉडी की अगर हम बात करें तो पहले एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। एंटीबॉडी का ये वाला डायग्राम आपने 12th एनसीईआरटी में देखा होगा कि एंटीबॉडी जो प्रोटीन होती है वो 2 चेन की बनी होती है, 2 हैवी चेन होती है और 2 लाइट चेन होती हैं। किसकी? पॉलीपेप्टाइड की। ये इन 2 हैवी और 2 लाइट चेन से बनी होती हैं। अब ये सपोज ये हमारा एंटीजन है, उसके अगेंस्ट ये बनी है एंटीबॉडी। तो जो एंटीबॉडीज़ हैं ये उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये एंटीजन है, मींस ये किसी पैथोजन से हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हुआ है और हमें कोई हार्म करेगा। तो एंटीजन के ऊपर एक साइट होती है जिनको हम एपिटोप बोलते हैं। ये एंटीजन है जो बाहर से आया है और इसके ऊपर जो साइट होती है उसको क्या बोलते हैं? एपिटोप बोलते हैं। इसके ऊपर वो साइट्स एंटीजन के ऊपर जिनको रिकॉग्नाइज करता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी यानी कि ये जो एंटीबॉडी है जो हमारी बॉडी में प्रोटीन बन रही है एंटीजन के अगेंस्ट, वो जिस साइट से रिकॉग्नाइज करती है इसको, उस साइट को बोलते हैं एपिटोप। ये पूरा तो क्या है? एंटीजन। और इसके ऊपर जो ये साइट जिसकी वजह से ये आइडेंटिफाई कर पाता है इसको, उसको एपिटोप बोलते हैं। या फिर जो हमारी एंटीबॉडीज़ हैं या रिसेप्टर्स जो होते हैं हमारे टी और बी सेल्स के ऊपर, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स जो है हमारी इम्यून सिस्टम की सेल्स, उनके ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं या जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो जिन साइट से इनको आइडेंटिफाई करती है, रिकॉग्नाइज करती हैं कि ये एंटीजन है, उस साइट को एपिटोप बोलते हैं। एक वर्ड पैराटोप भी आ जाएगा बेटा अगर कहीं, तो वो याद रखना है। पैराटोप क्या होता है? एंटीबॉडी के ऊपर ये रीजन्स होते हैं जहाँ पर एंटीजन आके क्या करता है? बाइंड करता है। पैराटोप किसके ऊपर है? एंटीबॉडी के ऊपर। और एपिटोप किसके ऊपर है? एंटीजन के ऊपर। एंटी ई से याद रख लेना, एंटीजन एपिटॉप। और एंटीबॉडी, वैसे तो उसमें भी एंटी आ रहा है, अपनी कुछ भी ट्रिक बना लेना आप इसको याद करने का, AEAP, या फिर एंटीजन एपिटोप और एंटीबॉडी पैराटोप। तो एंटीबॉडी के ऊपर जो यहाँ से एंटीजन बाइंड होगा उस पोर्शन को क्या बोलते हैं? पैराटोप। और एंटीजन के ऊपर वो साइट जहाँ से ये पहचाने जाते हैं एंटीबॉडी के द्वारा, उसको एपिटोप बोलते हैं। तो ऑप्शंस हमारे क्या क्या थे? रीजन ऑफ एंटीबॉडी जो एंटीजन के साथ बाइंड होता है, नहीं ये तो पैराटोप हो जाएगा। वी रीजन ऑफ द लाइट चेन ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी की बात हो गई, बात हो रही है एपिटोप की। एपिटोप तो एंटीजन के ऊपर होता है। हैवी चेन ऑफ एंटीबॉडी, यहाँ फिर एंटीबॉडी की आ गई, ये भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, रीजन ऑफ एंटीजन दैट एलिसिट सीक्रेशन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी। एंटीजन का वो रीजन जो किसी स्पेसिफिक एंटीबॉडी के सीक्रेशन को एलिसिट करता है या फिर कहिए उसके स्रावण को उत्पन्न करता है। हिंदी में बात करें तो एंटीजन का वो क्षेत्र जो विशिष्ट एंटीबॉडी के स्रावण को उत्पन्न करता है, मीन्स कौन सी एंटीबॉडी बनेगी उसके सीक्रेशन को एलिसिट करता है, उस रीजन को बोलते हैं एपिटोप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक इज यूज्ड। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी AI, दिस इज ऑल्सो 12th एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये भी बेटा। AI या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जब हम वहाँ पर रिप्रोडक्शन वाली यूनिट पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी हमारी क्या है, कुछ ARTs का डिस्कशन है वहाँ, कुछ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ क्या होती हैं? ऐसी रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जिनके थ्रू जो कपल्स कंसीव नहीं कर पा रहे हैं उनको कंसीव करने में हेल्प करना या फिर उनको कंसीव कराने वाली टेक्नोलॉजीज़। जैसे इसके अंदर हम पढ़ते हैं IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ICS क्या होता है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। और एक इन्होंने दिया है ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट मेथड यूज़ किए जाते हैं। सपोज मेल और फीमेल दोनों फर्टाइल एग्स और स्पर्म प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, बट जो फीमेल का यूट्रस है वो उसको सही इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, या तो इम्प्लांटेशन के लिए, या फिर इम्प्लांटेशन हो जा रहा है तो एम्ब्रियो की पूरी डेवलपमेंट के लिए स्पेस सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो हम क्या किसका टेक्निक का यूज़ करते हैं? IVF का यूज़ करते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम का। सो अलग अलग प्रॉब्लम्स में अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। बट यहाँ क्या पूछा है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कब यूज़ किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कैन नॉट कंसीव, उन फीमेल्स को असिस्ट करने के लिए जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं। अगर फीमेल में कुछ प्रॉब्लम है तो स्पर्म क्यों आर्टिफिशियल इंसेमिनेट करेंगे हम? तो ये रॉन्ग हो जाएगा। टू असिस्ट कपल्स हु कैन नॉट अफोर्ड ड्यू टू पॉवर्टी, उन कपल्स को असिस्ट करने के लिए जो पॉवर्टी की वजह से अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ये भी हमारा करेक्ट नहीं होगा आंसर। ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट इन द इजैकुलेट्स, ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने बोला है कि जिनका लो स्पर्म काउंट होता है मेल में इजैकुलेशन में, वहाँ पर ये टेक्निक यूज़ की जाती है। बिकॉज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब है कि आर्टिफिशियली आप स्पर्म्स को फीमेल के वेजाइना में ट्रांसफ़र कराना या फिर एग्स को देना, एग्स को आर्टिफिशियली स्पर्म्स प्रोवाइड करना। मीन्स एग्स तो नॉर्मल है,
फीमेल की बॉडी में सब कुछ नॉर्मल है, यूट्रस वगैरह सब कुछ सही है, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा सकता है। तो जब स्पर्म काउंट लो हो तो फर्टिलिटी के चांसेस कम हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो ऐसे केस में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है। नेक्स्ट बेटा हमारा, मैच द इंसेक्ट रेजिस्टेंट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड इन द प्लांट्स विद देयर कोरस्पॉन्डिंग इंसेक्ट पेस्ट। क्वेश्चन में क्या कहा है कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्लांट्स में। प्लांट्स में क्या होता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी प्रीडेटर से या किसी भी इंसेक्ट वगैरह से कुछ अडेप्टेशन होते हैं इनमें। अडेप्टेशन यानी कि कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो अपने आप में ये ले आते हैं किस चीज़ में, अपने आप को इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी मॉर्फोलॉजी में कुछ ऐसा चेंज ले आते हैं जिससे इंसेक्ट इनके ऊपर अटैक ना कर सके या फिर इनको हार्म ना पहुंचा सके, नुकसान ना कर सके। तो ये पूछा है कि किसके लिए किस तरह का मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक चेंज आता है या किसके लिए किस तरह का अडेप्टेशन होता है प्लांट्स में। तो हेयरी लीव्स के लिए क्या हो जाएगा बेटा, जेसिड्स। इन इंसेक्ट्स के लिए प्लांट्स क्या डेवलप कर लेते हैं, हेयरी लीव्स। सॉलिड स्टेम के लिए क्या हो जाएगा, स्टेम्स ऑफ फ्लाई। मीन्स स्टेम्स ऑफ फ्लाई से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लांट क्या कर लेते हैं, सॉलिड स्टेम डेवलप कर लेते हैं। स्मूथ लीव्स किसके लिए हो जाती हैं, बोल वर्म से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। और हाई एस्पार्टिक एसिड अपने में बढ़ा लेते हैं किससे बचने के लिए, स्टेम बोरर से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो यहाँ आंसर, ये आपको लर्निंग वाली ही चीज़ें हैं कि किससे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या एडेप्टेशन हो जाता है। तो आंसर 4 विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, अ क्रॉस वॉज डन बिटवीन डोमिनेंट वाइल्ड टाइप ग्रे बॉर्डेड मेल ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर हैविंग डेवलप्ड विंग विद रिसेसिव म्यूटेंट येलो बॉर्डेड फीमेल फ्लाई हैविंग वेस्टिजियल विंग। F1 ऑफस्प्रिंग ऑफ द अबव क्रॉस वर एज फॉलोज। सारी फीमेल जो आई वो वाइल्ड टाइप वेराइटी की थी विद ग्रे बॉडी एंड डेवलप्ड विंग, और जो मेल्स आए सारे वो म्यूटेंट टाइप के आए विद येलो बॉडी एंड वेस्टिजियल विंग। ये ऑब्जर्वेशंस थी, इनके बीच क्रॉस कराया गया। अभी बात करेंगे किस किस के। और ऑब्जर्वेशंस ये रही कि सारी फीमेल इस तरह की और मेल्स इस तरह के। फीमेल सारी वाइल्ड टाइप आई और मेल सारे म्यूटेंट टाइप आए। इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ पेरेंटल जनरेशन फ्रॉम ऑप्शंस गिवन बिलो। ये जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से पेरेंटल को पहचानना है, पेरेंटल जनरेशन को, इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर। सो दिया क्या है क्वेश्चन में बेटा हमें कि एक डोमिनेंट वाइल्ड टाइप मेल है और ग्रे बॉडी और डेवलप्ड विंग। वाइल्ड टाइप को हम कैसे डिनोट करते हैं, मेल को। यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे, देखो ऐसे। मेल को कैसे लेंगे, मेल के लिए हम जानते हैं एक एक्स क्रोमोजोम होगा और एक वाई क्रोमोजोम होगा, और वाई क्रोमोजोम के ऊपर वो जीन्स नहीं होती जो एक्स के ऊपर है। सो इन्होंने बोला ग्रे बॉर्डेड वाइल्ड टाइप है, ये वाइल्ड टाइप है और ग्रे बॉर्डेड और डेवलप्ड विंग है इसके। तो वाइल्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे प्लस से। ये हमारा कौन सा क्रोमोजोम हो गया, एक्स क्रोमोजोम, और प्लस साइन किसके लिए यूज़ किया जाता है, वाइल्ड टाइप के लिए। सो वाइल्ड टाइप वो होता है जो पहले से मिलता है, और म्यूटेशन आने के बाद जो बन गया उसको क्या बोलेंगे, म्यूटेंट बोलेंगे। तो पहले से जो वैरायटी मिलती है यानी कि ग्रे बॉडीड और डेवलप्ड विंग, ये पहले से पाई जाती है और ये मेल है, इसलिए इसमें में हमने एक वाई क्रोमोजोम लिया और एक्स क्रोमोजोम पर प्लस साइन यूज़ किए, किसके लिए, वाइल्ड टाइप के लिए। आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर हुई होगी। अब फीमेल को कैसे लेना है, फीमेल इन्होंने कहा कि फीमेल जो है वो येलो बॉर्डेड और वेस्टिजियल विंग वाली है। वेस्टिजियल के लिए वीजी टर्म वर्ड लेटर यूज़ करेंगे और येलो बॉर्डेड के लिए स्मॉल वाई। और बिकॉज वो रिसेसिव है, रिसेसिव म्यूटेंट है। रिसेसिव का मीनिंग क्या है बेटा, कि दोनों ही उसके जो एक्स क्रोमोजोम, ये भी एक्स क्रोमोजोम होगा, ये भी एक्स क्रोमोजोम होगा, और एक्स क्रोमोजोम के ऊपर अगर दोनों के ऊपर ही ये वाली एलील प्रेजेंट होंगी तो अपना इफेक्ट शो करेंगी। अपना इफेक्ट का, रिसेसिव का मीनिंग क्या होता है, अपना इफेक्ट तभी शो करेंगी जब दोनों ही एलील सेम प्रेजेंट होंगी। इसलिए मैंने यहाँ भी वाई लिया है येलो बॉडीड के लिए और यहाँ भी, और वेस्टिजियल विंग के लिए भी यहाँ भी वीजी और यहाँ भी वीजी। अब इनका क्रॉस कराने पर हम क्रॉस करके देख लेते हैं जो रिजल्ट इन्होंने बोले हैं वही आते हैं क्या। यहाँ देखिए दो तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। एक गैमेट में क्या जाएगा, ये वाला क्रोमोजोम जाएगा, एक गैमेट में ये वाला क्रोमोजोम जाएगा। तो ये एक एक्स क्रोमोजोम ये हो गया, एक एक्स क्रोमोजोम ये, सॉरी वाई। कुछ गैमेट्स में क्या जाएगा, वाई जाएगा हाफ में, और हाफ प्रोबेबिलिटी होगी इस एक्स वाले के जाने की। ऐसे यहाँ पर भी, यहाँ पर एक ही तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे बिकॉज इसके एक्स पर भी यही वाली एलील्स हैं और इस एक्स पर भी यही वाली एलील है। तो मैं इसको 2 में करके लिख लूँ 4 ऑफ स्प्रिंग बनाने के लिए, या फिर मैं 1 करके लिख लूँ, बात एक ही है, रिजल्ट सेम आने हैं।
तो मैंने फिर भी इसके दोनों एलील को अलग अलग लिख लिया, इसको अलग लिख लिया और इसको अलग लिख लिया पूरा क्रॉस करने के लिए। अब क्रॉस कैसे होता है बेटा, पहले इस एक्स का किसके साथ, इस एक्स के साथ कराओ भाई। एक एक्स किससे जाएगा, मेल से, एक एक्स किससे जाएगा, फीमेल से। तो ये वाई यहाँ पर कैसा ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, प्लस प्लस इससे आ गया और वाई वी जी आ गया इससे, तो एक ऑफ स्प्रिंग हमारा ये आ गया। अब इसी का क्रॉस इसके दूसरे गैमेट के साथ कराओ, दूसरे एक्स वाले गैमेट के साथ कराओ, तो प्लस प्लस हो गया और वाई वी जी ये हो गया, इससे वाई वी जी आ गया, येलो बॉडीड वेस्टिजियल विंग, और यहाँ से वाइल्ड टाइप आ गए, दूसरा ऑफ स्प्रिंग ये हो गया। अब किसका क्रॉस कराओगे, इस वाई क्रोमोजोम का इसके साथ पहले और फिर इसके साथ, ऐसे ही तो कराते हैं हम क्रॉस। ये गैमेट फॉर्मेशन हुए थे पहले, ये गैमेट बने जिनमें ये क्रोमोजोम चले गए, ये मेल के और ये फीमेल के। तो मेल के पहले वाले का दोनों फीमेल वालों के साथ कराया, अब मेल के दूसरे वाला जो गैमेट है जिसमें वाई क्रोमोसोम गया है उनका इन दोनों के साथ कराओ, तो वाई वी जी ये एक्स हो गया और ये वाई आ गया किससे, मेल से। दूसरा ये तीसरा ऑफ स्प्रिंग बन गया, चौथा ऑफ स्प्रिंग में एक वाई चला गया और एक यहाँ से ये एक्स चला गया फीमेल का, वाई वी जी यानी येलो बॉडीड वेस्टिजियल विंग और एक वाई क्रोमोसोम, चौथा ऑफ स्प्रिंग ये हो गया। अब मुझे बताइए ये कैसा होगा, इसमें प्लस प्लस आ गया यानी कि वाइल्ड टाइप आ गया, और ये क्या बताया था, येलो बॉडीड और वेस्टिजियल विंग क्या था, ये रिसेसिव था। तो ये रिसेसिव है तो एक के होने से ये कैरेक्टर नहीं आएगा और वाइल्ड टाइप एक होने से आ जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, वाइल्ड टाइप। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, वाइल्ड टाइप। एंड यहाँ पर क्या है बेटा, वाई वी जी एक है बट दूसरा क्या है, वाई है, इस पर तो नहीं है। तो मेल में क्या होगा, एक के आने से ही कैरेक्टर शो हो जाएगा, मेल में वाई येलो बॉडीड और वेस्टिजियल विंग हो जाएंगे ये दोनों। तो मेल दोनों, ये दोनों कैसे हैं, मेल है, ये मेल। सो यहाँ पर 50% मेल और 50% फीमेल है, और फीमेल कैसी है, वाइल्ड टाइप है, और मेल कैसे हैं, येलो बॉडीड वेस्टिजियल विंग, जैसा उन्होंने बोला था। सो सेम रिजल्ट आ रहे हैं जैसा उन्होंने बोला था। तो हमने पेरेंटल क्या लिया था, पेरेंटल जीनोटाइप किस तरह का था, प्लस प्लस यानी वाइल्ड टाइप के लिए, और ये वाई मेल के लिए, और दोनों रिसेसिव बोला था, तो ये हमारे पेरेंटल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। अब ऑप्शन में देखते हैं कि ये कहाँ पर दिया हुआ है, वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए ये दोनों जगह पर मेल के लिए क्या होना जरूरी है भाई, वाई क्रोमोसोम तो होगा, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को देखिए, इसमें भी दोनों जगह पर इन्होंने प्लस प्लस कर दिया और एक्स क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो वाई नहीं है, ये भी नहीं होगा। इन दोनों को देखिए, अब इन दोनों में ये वाला क्यों हमारा रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज इसमें क्या है, यहाँ वाई तो इन्होंने दे दिया और ये वाइल्ड टाइप दे दिया, मेल हो गया ये तो हमारा। अब फीमेल के लिए इन्होंने क्या दिया है, येलो बॉडीड वेस्टिजियल विंग, बट यहाँ पर प्लस प्लस लगाने का क्या मतलब है कि अगर एक ग्रे बॉडीड वाली और एक डेवलप्ड विंग वाली जीन आ जाएंगी, एक एक एलील ऐसी आ जाएंगी, तो फिर तो वो तो डोमिनेंट ट्रेट है वाइल्ड टाइप वाला, तो वही आ जाएगा वेस्ट। और कह क्या रहे हैं कि फीमेल कैसी है, येलो बॉडीड और वेस्टिजियल विंग वाली है, तो येलो बॉडीड वेस्टिजियल विंग रिसेसिव ट्रेट है, उसे होने के लिए फीमेल के पास दोनों एलील सेम होने चाहिए। सो आंसर सेकेंड विल बी करेक्ट, यहाँ पर ये वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटा। आई होप आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया तो बेटा ये एक डिफरेंट टॉपिक है बिल्कुल हमारा जेनेटिक्स का, इन्हीं चीज़ों को एक बार डिटेल में आप बुक से खोल के देखिए, वहाँ से आप इसको क्लियर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द प्रॉपर सीक्वेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। एक एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में प्रॉपर सीक्वेंस को आपको सिलेक्ट करना है। क्लीवेज, मोरूला, ब्लास्टोसिस्ट, ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास। फर्टिलाइजेशन, ब्लास्टोसिस्ट, इम्प्लांटेशन और क्लीवेज। ब्लास्टोसिस्ट, फिर मोरूला, फिर इनर सेल मास एंड ट्रोफोब्लास्ट और फिर इम्प्लांटेशन। सेकेंड मियोटिक डिवीजन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर जाइगोट और फिर इम्प्लांटेशन। सो यहाँ आंसर बेटा ये भी बनता है थोड़ा, और अगर हम प्रॉपरली देखें मोर एक्यूरेट आंसर ये बनेगा हमारा, फर्टिलाइजेशन, ब्लास्टोसिस्ट, इम्प्लांटेशन और क्लीवेज। इसमें सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है और एक सही सीक्वेंस दिखाया गया है कि सबसे पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है, उसका इम्प्लांटेशन होता है और क्लीवेज स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग कंडीशन इज ऑब्जर्व व्हेन अ न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एन इम्पल्स एंड द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज। क्या कंडीशन ऑब्जर्व होती है जब न्यूरॉन इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर रही होती है और वो एक्सोनल मेम्ब्रेन जो है हमारी न्यूरॉन जो है वो मैसेज जब कंडक्ट या इम्पल्स जो है वो कंडक्ट नहीं कर रही है, तो जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, मोर परमिएबल टू किसके कह रहे हैं, पोटेशियम आयन,
more permeable to sodium ion, more permeable to calcium ion, impermeable to ions in general. सो आंसर यहाँ हमारा हो जाएगा बेटा more permeable to potassium ion. ये आपको पूरी प्रोसेस आप जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो दो पोटेंशियल होते हैं जो एक्सोनल मेम्ब्रेन है जब ये इम्पल्स को कंडक्ट करती है, जब कंडक्ट नहीं कर रही है तो ये क्या होती है, पोटेशियम आयन के लिए ज़्यादा परमिएबल है और सोडियम आयन के लिए नियरली इम्परमिएबल होती है। रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए, रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए दो तरह के पोटेंशियल है, रेस्टिंग पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल में क्या होता है, किसके लिए ज़्यादा परमिएबल है, पोटेशियम आयन के लिए। तो ज़्यादा इसके पास इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कौन से आयंस हैं, पोटेशियम आयंस ज़्यादा हैं, और सोडियम आयंस क्या है, सोडियम आयंस कम है और सोडियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा है। और जब कोई स्टिमुलस आता है और न्यूरॉन को इम्पल्स कंडक्ट करना होता है तो इम्पल्स कंडक्ट करते टाइम एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होता है उस टाइम पर सोडियम आयन के लिए परमेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तब सोडियम पोटेशियम पंप काम करते हैं और सोडियम आयन के लिए परमेबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे चार्ज रिवर्स हो जाते हैं और एक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है और चार्ज का फ्लो होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। इस तरह से क्या होता है, इम्पल्स कंडक्शन होता है, इम्पल्स मूव करता है। सो यहाँ आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग डिसीजन अबाउट जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिलेटेड रिसर्च इन इंडिया। इंडिया में, ये भी 12th NCERT से रिलेटेड ही क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है बेटा हमसे कि इनमें से कौन सी कमेटी रेस्पॉन्सिबल होती है जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिलेटेड रिसर्च इन इंडिया। इंडिया में अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक मॉडिफिकेशन कुछ करते हो, जैसे आप किसी बैक्टीरिया में, किसी ईस्ट में या किसी और कैट में या किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर अगर आपको कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना है किसी ऑर्गेनिज्म पर, तो एक कमेटी होती है जो डिसाइड करती है और जो हर तरह के डिसीजन लेती है कि आप क्या कर सकते हो लीगली, बिकॉज सारी चीज़ें लीगली चलती हैं, ऐसे तो कोई किसी में कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकता है ना। तो उन सारी चीज़ों को कौन अप्रूव करती है, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च या इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोम रिसर्च या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। बहुत, अगर आपने पढ़ा भी नहीं है तो बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बिकॉज जेनेटिकली मॉडिफिकेशन की बात चल रही है तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी GEAC, मतलब जो भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन होते हैं, जो भी आप जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम करते हो उसके लिए अप्रूव करने वाली एक कमेटी होती है GEAC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस इन। केल्विन साइकिल किस में होती है उसके लिए करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए। C4 और कैम प्लांट्स ओनली, C3 C4 एंड कैम प्लांट्स, C3 एंड C4 प्लांट्स ओनली, C3 एंड कैम प्लांट्स ओनली। आंसर यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट, C3 C4 एंड कैम प्लांट्स। C3 साइकिल के बारे में आप जानते हो, फोटोसिंथेसिस में हमारे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड से शुगर बनती है, कार्बोहाइड्रेट बनती है। तो फोटोसिंथेसिस में हमने अभी जाना, दो स्टेप होते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में हमारे क्या होता है, ATP और NADPH का फॉर्मेशन होता है और वो ATP NADPH का यूज़ करके डार्क रिएक्शन में फिर कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन किया जाता है। तो डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करने के लिए जो साइकिल होती है उसको C3 साइकिल बोलते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड है और एक शुगर होती है प्लांट्स की सेल में, RUBP, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, उसके साथ जब ये कंबाइन होती है ये 5 कार्बन शुगर होती है और ये 1 कार्बन इसमें हो गए, तो हमारे पास एक 3 कार्बन कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एक 3 कार्बन कंपाउंड है। तो पहला कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन का जो प्रोडक्ट बनता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड क्या है, एक 3 कार्बन कंपाउंड है। सो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, C3 साइकिल। ये तो कॉमन सी बात हुई, C3 साइकिल। अब C4 साइकिल किसको बोलते हैं बेटा, जिसमें ये जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो OAA बनता है, एक 4 कार्बन कंपाउंड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। सो PGA बनेगा अगर 3 कार्बन कंपाउंड तो उसको C3 साइकिल बोलेंगे, और OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड यानी 4 कार्बन कंपाउंड बनेगा तो उसको C4 साइकिल बोलेंगे। अब दो तरह के प्लांट्स होते हैं इसी बेसिस पर, अगर PGA बन रहा है तो उनको C3 प्लांट्स बोलते हैं, और अगर OAA बन रहा है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट तो उनको C4 प्लांट्स बोलते हैं। बट दोनों में ही बेटा होता क्या है, C3 प्लांट्स में तो C3 साइकिल हो ही रही है, बट C4 प्लांट्स में भी C3 साइकिल होती है। वहाँ आप इस प्रोसेस को अगर डिटेल में देखेंगे फोटोसिंथेसिस में तो दो तरह की सेल्स हैं, मीजोफिल सेल्स हैं और बंडल सीथ सेल्स हैं। C4 प्लांट्स में क्रांच एनाटोमी होती है और इस एनाटोमी में दो तरह की सेल्स हैं, मीजोफिल सेल्स और
ये हमारी दूसरी कौन सी, बंडल शीथ सेल्स। तो मेसोफिल सेल्स में तो पहले क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होकर 4 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा, C4 साइकिल बोलेंगे उसको। तो वो 4 कार्बन कंपाउंड यहाँ बंडल शीथ सेल्स में जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा। वो एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस में, वो फिर वो यहाँ आगे C3 साइकिल में एंटर कर जाती है। मीन्स C3 साइकिल भी चल रही है इनमें और C4 साइकिल भी चल रही है C4 प्लांट्स में। और जो कैम प्लांट्स हैं, क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, ये क्या करते हैं बेटा, ये वो प्लांट्स होते हैं जो ड्राई और एरिड एनवायरनमेंट में मिलते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अपने वाटर के लॉस को रोकने के लिए अपने स्टोमेटा डे टाइम में क्लोज रखते हैं, सो दैट स्टोमेटा से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है ना, एक्सेस वाटर जो होता है प्लांट्स की बॉडी में वो वेपर की फॉर्म में निकल जाता है लीव्स वगैरह से स्टोमेटा के थ्रू। तो स्टोमेटा से पानी के लॉस को रोकने के लिए ये प्लांट्स क्या करते हैं, दिन में स्टोमेटा बंद रखते हैं। तो रात को फिर कार्बन डाइऑक्साइड की बात आती है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेंगे जब स्टोमेटा बंद रखेंगे और दिन में ही फोटोसिंथेसिस होना है। तो ये क्या करते हैं, रात को CO2 लेके रख लेते हैं और उसका एक 4 कार्बन कंपाउंड बना के रात को रख लेते हैं। और डे टाइम में जब सनलाइट मिलती है तो उससे 3 कार्बन कंपाउंड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेते हैं और उसका फिर C3 साइकिल वाली प्रोसेस चलती है। मीन्स C3 तीनों में हो रहा है, C3 में तो हो ही रहा है, C4 और कैम प्लांट्स में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। mRNA कैन, जो माइक्रो आरएनए होते हैं, mRNA क्या है, माइक्रो आरएनए, ये क्या कर सकते हैं, रिप्रेस जीन्स ऑफ डिफरेंट ओरिजिन, रिप्रेस जीन्स ऑफ देयर ओन ओरिजिन, enhance expression of genes of their own origin, not play any role in gene expression। जीन एक्सप्रेशन में रोल प्ले करते हैं तो ये तो नहीं होगा, एक्सप्रेशन को बढ़ाते नहीं हैं, रिप्रेस करते हैं। अब बात आती है कि रिप्रेस करते हैं तो डिफरेंट ओरिजिन के जीन्स को रिप्रेस करते हैं या फिर देयर ओन ओरिजिन को रिप्रेस करते हैं। माइक्रो आरएनए एक तरह के स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनए होते हैं बेटा, स्मॉल बहुत छोटे छोटे नॉन कोडिंग आरएनए। मीन्स ये किसी के लिए कोड तो नहीं करते हैं किसी प्रोटीन के लिए, बट ये क्या करते हैं, जीन्स के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं, जीन्स के एक्सप्रेशन को रेगुलेशन का काम करते हैं। और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन मीन्स ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद ये क्या करते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं जीन से प्रोटीन बनेगी या नहीं बनेगी। मीन्स इनको हम कह सकते हैं कि जीन साइलेंसिंग करते हैं, यानी किसी जीन को एक्सप्रेस होने से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। कैसे करते हैं ये, सपोज ये मैसेंजर आरएनए है हमारा और इसके 3 प्राइम 5 प्राइम एंड है, तो 3 प्राइम पर जो अनट्रांसलेटेड रीजन है, स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए जिसके एक्सप्रेशन को इनको रोकना है, उसके 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन से बाइंड होकर ही उसके एक्सप्रेशन को रोक देते हैं। तो कि प्रोटीन के मीन्स हमारी बॉडी में एक तरह से मेटाबॉलिक एक्टिविटी को देखते हैं कि कौन सी प्रोटीन बननी है, क्या होना है। तो अपनी देयर ओन ओरिजिन मीन्स अपने ही जीनोम में जो जीन्स हैं काम कर रही हैं उन्हीं को रिप्रेस करने का, मेनली तो उनको रिप्रेस करने का काम करते हैं। बट इसका आंसर बेटा थोड़ा डाउट में है, बिकॉज ये अगर किसी वायरस की या किसी पैथोजन की किसी जीन्स को भी हम एक इंटरफेरेंस आरएनए वाला टॉपिक पढ़ते हैं 12th में ही, वहाँ पर ये क्या करते हैं, किसी और की जीन्स को भी, किसी और ओरिजिन के जीन्स को भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेस कर सकते हैं इंटरफेरेंस वाले टेक्निक में। जनरली क्या करते हैं, देयर ओन ओरिजिन की जीन्स को रिप्रेस करने का काम करते हैं, बट कभी कभी वो उस तरह से बाहर से आने वाली किसी पैथोजन की जीन को भी रिप्रेस कर देते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को खुद भी अपने आप देखिएगा डिफरेंट सोर्सेज से कि क्या हो सकता है इसका आंसर। मोस्ट प्रोबेबली की में जो दिया हुआ था शायद वो यही वाला दिया था, रिप्रेस जीन्स ऑफ देयर ओन ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ अ ह्यूमन सेल इज। ह्यूमन सेल के सेल साइकिल का अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन कितना होता है, 12 आवर्स, 6 आवर्स, 1 आवर और 24 आवर्स। तो आंसर हो जाएगा बेटा हमारा यहाँ 24 आवर्स। बहुत ईजी सा क्वेश्चन पूछा था। सेल साइकिल आप सब जानते हो, सेल साइकिल में इंटरफेज होता है, एम फेज होता है, इंटरफेज में G1, S और G2 फेज आती है और फिर एम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारी फेजेस होती हैं और इस तरह से एक सेल से 2 सेल बन जाती हैं। सो इस पूरी प्रोसेस में अबाउट अप्रोक्सीमेटली डिफरेंट सेल्स डिफरेंट टाइम लेती हैं। और ह्यूमन की सेल की अगर अप्रोक्सीमेट बात करें, वैसे हमारी भी स्किन सेल्स का अलग टाइमिंग है और बोन सेल का अलग है, ब्लड सेल का, ब्लड में भी RBC, WBC, प्लेटलेट सबका डिफरेंट है, बट अप्रोक्सीमेट पूछा है तो अप्रोक्सीमेट यहाँ क्या होगा, 24 आवर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, मैच द गिवन फाइला विद द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर फाउंड इन ईच ऑफ दैम रेस्पेक्टिवली। पूछा क्या है, मैचिंग वाला क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। जिसने 11th NCERT से क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर भी पढ़ा है वो इजीली कर लेगा। फर्स्ट हमारा मोलस्का है,
platyhelminthes, Cnidaria, Echinodermata, Arthropods. On other side, we have water vascular system, hypostome, Malpighian tubules, Acelomate and Radula. So मोलस्का का यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? मोलस्का में आप रेड्यूला देखोगे. रेड्यूला पाइला में एक हमारा प्रैक्टिकल भी होता है बीएससी में कि रेड्यूला को हमें निकालना होता है. एक टंग लाइक स्ट्रक्चर होती है उसकी बकल कैविटी में. सो रेड्यूला हो गया किसका? मोलस्का का. अब ऑप्शंस में देखिए, अगर आपको बाकी सब नहीं भी पता है तो देखिए फर्स्ट यानी ए का फिफ्थ किस में है? ए का फिफ्थ हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में ही है, बाकी किसी में फिफ्थ नहीं है. अगर आप एक के लिए भी श्योर हो सो आपका आंसर यहीं से निकल के आ गया कि फर्स्ट हो जाएगा. बट अगर आप श्योर नहीं हो तो सेकंड को देखते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज. प्लेटीहेल्मिन्थीज में क्या होता है बेटा? प्लेटीहेल्मिन्थीज क्या होते हैं? असीलोमेट होते हैं, मीन्स इनके पास सीलोम प्रेजेंट नहीं होती है. तो बी का हमारा क्या हो जाएगा? 4. निडेरिया, निडेरियंस में क्या प्रेजेंट होता है? सी का हमारा क्या है? सेकंड, मीन्स हाइपोस्टोम. हाइपोस्टोम क्या होता है? निडेरियंस यानी कि सीलन ट्रेट की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारा क्या हो गया? हाइड्रा हो गया, सी एनीमोन हो गया. तो इनके यहाँ अपर रीजन में एक एंड पर क्या होता है? एक प्रोट्रूबरेंस लाइक स्ट्रक्चर निकली रहती है, एक स्ट्रक्चर उभरी हुई सी रहती है जिसको हाइपोस्टोम बोलते हैं, और जो सराउंडेड रहती है किससे? टेंटिकल्स से सराउंडेड रहती है, और यहीं पर इसका माउथ होता है. सो हाइपोस्टोम किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? निडेरिया का. एंड इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है ना स्टारफिश वगैरह में. आर्थ्रोपोडा में क्या होता है? मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स यानी ई का थर्ड, ये एक्सक्रेशन के लिए इनके पास ऑर्गन्स होते हैं. सो आंसर 1 विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द सेट वेयर ऑल द 3 आर द प्लांट्स दैट प्रोड्यूस द फ्रूट टाइप सोरोसिस. क्वेश्चन में क्या कहा है? वो सेट चूज कीजिए जिसमें ये सारे के सारे फ्रूट्स, 3 फ्रूट्स दिए हुए हैं, प्लांट दिए हुए हैं, इनके जो फ्रूट टाइप है वो सोरोसिस टाइप का होता है. सोरोसिस किस तरह का फ्रूट होता है बेटा? मल्टीपल फ्रूट का टाइप होता है ये. मल्टीपल फ्रूट या फ्लैसी फ्रूट होता है. और मल्टीपल का मीनिंग आप समझते हो, जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स या उनकी ओवरी जो है वो कंबाइन हो जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं एक साथ और एक फ्रूट बनाती हैं. सो सोरोसिस के यहाँ एग्जाम्पल कौन कौन होंगे? आर्टोकार्पस, मोरस और अनानास. आर्टोकार्पस इसको ब्रेड फ्रूट भी बोलते हैं, और मोरस एल्बा यानी सैतूत का जो प्लांट होता है, और अनानास यानी पाइनएप्पल. ये तीनों किसके एग्जाम्पल है? मल्टीपल फ्रूट के एग्जाम्पल है. सो आंसर 1 विल बी करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम दैट आर सीन टू फंक्शन एज अ यूनिट फॉर इट्स सस्टेनेबिलिटी आर energy availability, nutrient cycle, water supply and decomposition. Productivity, energy flow, water cycle, decomposition. Decomposition, energy flow, productivity and nutrient cycle, और energy flow, water cycle, nutrient cycle and productivity. यहाँ पर सारे ऑप्शंस जो हैं वो मिलते जुलते से लगते हैं, बिकॉज सब में ऑलमोस्ट वही सारी चीज़ें हैं. बट यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन होगा. क्या डिफरेंस है बेटा बाकी से इसमें? डिकम्पोजिशन मीन्स कौन से कंपोनेंट एज ए यूनिट काम करते हैं, मतलब आपस में क्या है? लिंक है कि इसका डिकम्पोजिशन होगा तब ये यहाँ जाएगा, यहाँ से अगले लेवल पर जाएगा. एनर्जी फ्लो भी ऐसे ही है, एक से दूसरे में लेवल पर जाएगी, दूसरे से तीसरे लेवल पर जाएगी. प्रोडक्टिविटी पर डिपेंड करता है, आगे का सारा कंज्यूमर वगैरह प्रोडक्टिविटी पर डिपेंड करते हैं. एंड न्यूट्रिएंट साइकिल मीन्स इसमें भी क्या होता है? कनेक्टिविटी होती है, आपस में ये जुड़े रहते हैं. न्यूट्रिएंट्स एक लेवल से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर ऐसे ट्रांसफ़र होते हैं. तो ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं एक इकोसिस्टम के एज ए यूनिट काम करते हैं उसको सस्टेनेबल बनाए रखने के लिए. सो बच्चों, आज के इस सेशन में इतना ही. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ. तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.